तो बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैट्रिक एग्जाम चल रहा है क्लास 10th का, उसका मैथ का सेकंड सेट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक ना। ये जो आपका सेट है, सेट एफ है, ठीक है। आपके पास सेट डी होगा, सेट ए होगा, सेट बी होगा। तो सेट में क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग होता है लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव जो था MCQ 100 थे, ठीक ना। इसमें से आपको 50 सॉल्व करने थे और नंबर 50 नंबर के थे, मतलब 50%, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न जो आपका है, दो चर वाला रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस यही पूछा था अनगिनत हल का कंडीशन क्या है, ये अनेक हल का कंडीशन क्या है, ठीक ना। तो उसका कंडीशन आप जानते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, दो त्रिभुज है, ठीक ना। ये क्या थेल्स प्रमेय से है। थेल्स प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे लोग कि कोई लाइन पैरेलल है तो दोनों को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी, ये आपके दीर्घ उत्तरीय में भी आया होगा। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कर रहा है, समरूप त्रिभुज है, ठीक ना। दो त्रिभुज समरूप है, ए और ABC और PQR। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो रेशियो होता है वो उनके भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्ग का रेशियो होता है, ठीक ना। तो चलिए इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 नंबर के आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्या करा, समचतुर्भुज के विकर्ण है 6 8। समचतुर्भुज का विकर्ण है 6 8 और उसके भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो मान लीजिए हमारे समचतुर्भुज हम बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। ये आपका ये मान लीजिए 6 है तो 6 का आधा करेंगे यहाँ, क्योंकि मध्य बिंदु प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे ये 3 लाइन हो जाएगी, हो जाएगा 4। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो ये आपका निकल जाएगा 5, ठीक है ना। एक भुजा 5, प्रत्येक भुजा 5, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समबाहु में सब भुजा बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी देखिए दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज वाला बात आ गया। क्या कर रहा है, परिमाप दे रहा है ना। परिमाप का जो रेशियो होता है वो भुजा के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, और इसका परिमाप पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें आप रखिएगा तो एक भुजा आ रहा है आपका 4 सेंटीमीटर, तो एक भुजा 4 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 3 भुजा होते हैं तो आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का, ठीक है ना, कुल परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है, πr प्लस जो व्यास होता है 2r, ठीक है। इसमें से आपका r कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा पाई प्लस 2 और r का मान दिया है 12। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्ताकार वलय। वृत्ताकार वलय में क्या, बाहरी त्रिज्या बड़ा आर और भीतरी त्रिज्या मतलब छोटी त्रिज्या छोटा आर से। अब वलय, वलय जो बीच का भाग बच जाएगा उसका क्षेत्रफल बोला। मान लीजिए कि ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला, ठीक है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ये वाला एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप तो बना लिए होंगे, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास निकाल, ठीक है। यहाँ याद रखिए वृत्त का व्यास पूछा है, वृत्त की त्रिज्या नहीं पूछी है। कितने लड़के इसमें त्रिज्या मार के आए होंगे, ठीक है ना। चलिए क्या है, ये वृत्त है और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से दूरी है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जो दूरी है वो बराबर भागों में यहाँ बांटे की, यहाँ 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यहाँ हो जाएगा 5। तो जब एक भुजा त्रिज्या 5 आई तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है ना। 5 5 मिलिए कितना हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्या कर रहा है,
दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया, उनकी परिधि का अनुपात पूछा है ना। अभी देखिए सबसे इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस इसका अंडर रूट कर देना, इस हिसाब से इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें हर का परिमीकरण करने वाला जो रूल है, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर दीजिएगा, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन सी आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये क्या है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। दीवार की लंबाई और छाया का रेशियो 1:√3 है, मतलब कि ये जो है दीवार है, मान लीजिए आपको दिखाते हैं हम, ठीक है ना। ये दीवार है और ये है, एक है और ये क्या है √3 है, अंडर√3, ठीक है ना। अब इस हिसाब से फॉर्मूला लगाइएगा tan थीटा का, तो ये जो एंगल पूछ रहा है ये बोल, ठीक है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए हाँ, यहाँ उन्नयन कोण पूछ रहा है, अगर ऑर्नमन कोण पूछता है तो 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आपको पता होगा आंसर क्या है, आपके सर बताए होंगे, ऑप्शन डी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, क्या है क्वेश्चन में देखिएगा, इसको साइन जो यहाँ पे है, या इसको किसी को एक को कॉस में चेंज कीजिए, किसी को ऊपर वाले में, तो चेंज कर दिया तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 2 कॉमन हो जाता है, 2 इसमें 2 में था, तो उस हिसाब से ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे घटाने पर 3 माइनस 2 नीचे से 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कॉस थीटा कितना का, नहीं कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो पूछ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका भुज पूछा है, क्या है एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, तो आप जानते होंगे एक्स निगेटिव मतलब माइनस को माइनस किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक ना, तीसरे, नहीं इसमें भुजा नहीं, भुज पूछा है, सॉरी तो भुज पूछ रहा है, तो भुज तो इसका -2 होता है, ठीक है ना। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि, ठीक है, वाई को क्या बोलते हैं कोटि, हमको लगा पाद पूछ रहा है, किस पाद में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है ना, एक्स अक्ष कौन है, ये वाला है, इस पर कोई बिंदु है तो उसका वाई निर्देशांक क्या होगा, इस पर कोई भी बिंदु हो तो वाई निर्देशांक यहाँ 0 होगा, ठीक है ना, तो वाई निर्देशांक इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट इसका आंसर, ठीक है। हाँ यहाँ पर पूछा है ना, ये किस चतुर्थांश में है, ठीक है ना, तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पे, ये कौन सा चतुर्थांश है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, चतुर्थांश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु इसकी दूरी क्या होती है, यहाँ पर दूरी कुछ नहीं निकालना है, यहाँ कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, ये क्या है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, नीचे वाला ये एक्स अक्ष है, और इससे दूरी पूछ रहा है, कोई बिंदु यहाँ पर 3 और -3 और 5 कहाँ पर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आएगा, एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, वाई निर्देशांक ही होता है, तो वाई निर्देशांक कितना है 5, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका 5, मतलब कि ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रहा, मूल बिंदु से दूरी, डायरेक्ट फार्मूला है, मूल बिंदु से दूरी का आप जानते हैं x² + y² अंडर रूट में, ठीक है। वाई अक्ष का समीकरण बोला, वाई अक्ष का समीकरण मतलब कि ये वाला वाई अक्ष है, तो इसका समीकरण, ठीक है ना, और ये एक्स अक्ष है, तो वाई अक्ष का समीकरण आप जानते होंगे क्या होता है, x = 0, क्योंकि वाई पर कोई भी बिंदु होगा तो उसमें x निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। अब चलिए क्या कहता है, अगर इसके घन का भुजा का अनुपात पूछता तो भुजा का अनुपात आपका हो जाता 1:3, लेकिन भुजा का अनुपात नहीं, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारा कितना आ रहा है 1:9,
ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, ठीक ना, उसका आयतन ज्ञात करता। गोले के आयतन का फॉर्मूला आपको मालूम हो क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो r की जगह क्या रखना है, आपको 2r रखना है। 2r रखिएगा तो 2 का क्यूब 8 होगा, 8 में 4 से गुना, 8 चौका 32, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6, 8, 9, x और 13 का माध्य दिया है 10, तो x का मान ज्ञात करें। तो क्या की गो है, 5 गो है, तो 5 से गुना करेंगे 10 में 50 हो जाएगा, और जितना है जोड़ को 50 में से घटा देंगे तो x का मान निकल जाएगा, मतलब कि हमारा 14 आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका क्या होता है, अगर विषम रहेगा तो n+1/2 पद लगते हैं, तो यहाँ पर विषम ही है, ठीक ना, मतलब कि नंबर कितना है, n कितना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो माध्यिका क्या होगा, 9+1/2 पद, मतलब इतना पद जो होगा ना वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ रहा है, 25 का। सॉल्व करने पर 25 का आंसर ऑप्शन ए आएगा, ठीक है ना। इसका बहुलक, बहुलक बोले तो सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान को बहुलक बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें बताने समझाने कुछ नहीं है। परिसर, परिसर में क्या बोलता है, सबसे छोटा जो होता है सबसे बड़ा, उसका अंतर, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक गया है, रेंज उसका क्या है, ठीक ना। 27 नंबर का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलते हैं वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग अंतराल पूछता है तो इसमें 20 हो जाता है, लेकिन वर्ग चिन्ह पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो वर्ग चिन्ह हमारा निकल जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो 4 लगातार मतलब कि 6 आपका बीच में आने वाला है, ठीक है, 6 बीच में आने वाला है, और यहाँ पर भी 2 होगा और ये इधर भी 2 होगा, तो यहाँ इधर 7 होगा आपका, और यहाँ 9 होगा, और यहाँ आपका 5 होगा, और यहाँ 3 होगा, विषम संख्या हो गया। अब ये बीच में इसका माध्य हो गया, 4 गो है। अब इस 4 में सबसे बड़ा कौन है, 9, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, कौन नहीं है, तो परिसर नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्या करा, 1000 चक्के लगाने पर, ठीक ना, 1000 चक्के लगाने पर एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करे तो पहिया का व्यास क्या होगा, 88 किलोमीटर। पहले पढ़ रही कि परिधि निकालेंगे, परिधि निकालेंगे क्या करेंगे, क्या 88 किलोमीटर ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा हमको। अब भग्गा 1000, क्योंकि 1000 चक्कर में इतना चलता है, तो एक चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में चलेगा आपका 88 मीटर। तो 88 मीटर यहाँ पर आप फार्मूला में रखिएगा परिधि में, तो परिधि के बाद से उसका व्यास निकल जाएगा, ठीक है। व्यास के लिए कुछ नहीं करना, उसमें पाई से डिवाइड कर देना पड़ेगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। यहाँ याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। व्यास और त्रिज्या में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, आंसर गलत आ जाता है उनका, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन था भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी आसान है, देखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिया, थीटा सेम है, ठीक है, 45 रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है ना। 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 0। जो बच्चा थोड़ा सा ही पढ़ा होगा कम से कम उसके 40+ मार्क्स पक्का आने वाले हैं। ये क्या कर रहा है, √2 किसका मान है, ठीक ना। √2 मान पूछा तो किसका होता है, tan cosec 45 का मान होता है, ठीक ना। बाकी आप जानते हैं tan 60 का कितना होता है, √3, sin 30 का कितना होता है, 1/2, ठीक है ना, cos 45 का 1/√2। चलिए अगला चलते हैं हम। क्या दे रहा,
कॉस 32 डिग्री, ठीक है ना, कॉस 32 डिग्री इक्वल टू एक्स है, तो कॉस 58 डिग्री इक्वल टू वाई है। इसमें से किसका मान बड़ा होगा, किसका मान छोटा होगा, या किसका मान बराबर होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर आपका 35 का ये, ठीक है। आगे चलते हैं, कर रहा है थीटा का मान दे दिया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पूछ रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। यहाँ रखिएगा मान tan स्क्वायर थीटा में इसका 1 हो जाएगा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो यहाँ थीटा का मान रखिएगा 45, तो हो जाएगा साइन 45 का मान था 1/√2, स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2, और 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1, तो 2 और 1 जुड़ के हो जाएगा 3, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है, साइन 42 डिग्री का मान दिया हुआ है पी, और साइन 48 डिग्री पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, साइन 40 डिग्री मतलब कॉस थीटा का मान पूछा है, तो कॉस में चेंज करें साइन को, तो √1 माइनस पी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, tan थीटा इक्वल टू 12/5 साइन थीटा, मतलब कि लंब बटा आधार दे दिया है, लंब दे दिया 12 और आधार दे दिया 5, कर्ण निकालिएगा तो 13 होगा, तो लंब बटा कर्ण फॉर्मूला 12/13 आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, अगले प्रश्न का आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए इसके अगले प्रश्न में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना, कॉसेक, ठीक है, और इसका मान होता है साइन, तो कॉसेक इंटू साइन क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एल्गोरिथम का जो दिया हुआ है क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए का मान 37 दिया हुआ है, बी का मान आपका 4 दिया हुआ है, आर का मान 1, आर इधर से कट जाएगा 37 में से 36, 36 में 4 से भाग दीजिएगा, तो क्यू का मान निकल जाएगा आपका 9, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गुणनखंड निकालना, गुणनखंड में 2 का घातांक दे रहा है, ठीक ना, मतलब कि गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का पावर कितना आने वाला है, ठीक है ना, तो कितना आने वाला है 2 का पावर की, तो 2 का पावर 2 आएगा, इसका कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं मतलब कौन परिमेय है, ठीक है ना। तो कौन सा परिमेय दे रहा है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला भी क्या है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, लेकिन ये अपरिमेय नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ √4 निकल जाएगा बाहर, तो 2 हो जाएगा, तो 2 √3/√3, ठीक है, √3 कैंसिल, ऑप्शन बच जाएगा 2 आंसर, तो 2 क्या है, परिमेय है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आपका हो जाएगा करेक्ट, चलिए इसमें क्या है, इसमें आपको p/q के रूप में निकालना है, तो p/q के रूप में निकाल कर नीचे वाला जो बचेगा उसका गुणनखंड करना था, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही है, ये क्या हम करते हैं ऑप्शन बी, ठीक ना, ऑप्शन बी माना था, डी पे क्लिक कर दिया। चलिए चलते हैं, इसमें फिर पूछ दिया कौन सा परिमेय है, तो परिमेय देखिए जो फर्स्ट है तो अपरिमेय, क्योंकि √7 रूट से नहीं निकलेगा, √3 भी रूट से नहीं निकलेगा, √5 भी रूट से नहीं निकलेगा, लेकिन √100 निकल जाए, √100 निकले क्या होगा 10, तो 10 + 10 20, ये क्या हो जाएगा परिमेय होता है, तो ऑप्शन 20 सही है। चलिए अगला चलते हैं हम, दशमलव प्रसन्न शांत, ठीक ना, दशमलव प्रसन्न शांत का आप जानते हैं क्या होता है, जो नीचे जो बट्टा में अंश और हर, तो हर जो होता है ना, जो बट्टा की जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं, तो हर जो है 2 और 5 के ही गुणनखंड में हो, ठीक ना, इस पर ही कुछ हो लेकिन बाकी कोई अंक नहीं हो, 3 2 4 5 कुछ भी उसके बाद हो जाएगा नहीं हो, केवल 2 और 5 हो, ठीक ना, या फिर केवल 2 या केवल 5, तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न पे चलते हैं हम, क्या कर रहे हैं, 2 घन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा मतलब एलसीएम, मौसा मतलब HCF और एलसीएम बोलते लॉस, ठीक ना, उसका गुणनफल और बट्टा में उसके अंकों का गुणनफल, ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है ए गुने बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, कहा कौन सा युग्म सअभाज्य है, ठीक है ना, सअभाज्य मतलब एक दूसरे से को भाग नहीं लगे,
तो उस हिसाब से ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। निम्न में से कौन यौगिक संख्या, यौगिक बोले तो उसके दो से ज़्यादा, जैसे मतलब वो खुद से और एक से के अलावा भी किसी अंग से विभाजित हो, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि इसमें है 7 गुने 3 गुने 1, इसमें आ जाएगा 7 से विभाजित है, 3 से भी, 1 से भी है, खुद से भी है, ठीक है। बाकी सब नहीं, बाकी सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा अभाज्य संख्या आप बताइए, इसमें कौन सा अभाज्य संख्या बताइएगा। 31 इसमें अभाज्य संख्या, ठीक ना। प्रश्न पे चलते हैं, क्या करा। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बोले तो x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, उस हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 0,0 मूल बिंदु ही इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दे दिया है कि त्रिभुज का एक केंद्रक दे दिया 3,0, ठीक है, और इसका 2 शीर्ष दे दिया है 2,3 और 1,-4। इसमें तीसरा शीर्ष पूछा है, तीसरा शीर्ष आप निकालिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला जोड़ी एक्स वाला जोड़ी है 2 + 1 3 और 5 5 3 8, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा, सॉरी गलती से हो गया ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 2 × 1 3 3 और 6 9 9/3 आपका 3 सही है, और हाँ ऑप्शन सी सही है, मिस्टेक हो गया भाई। चलिए अगला क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन है। शीर्ष दे दिया है त्रिभुज के और इसका क्षेत्रफल पूछ दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल इसका निकालिएगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। बीच की दूरी पूछा हुआ है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला निकालिएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला चलिए, अगला बोल रहा है, हाँ विभाजिता का सूत्र पूछ रहा है, ठीक ना। आप जानते हैं ऑप्शन इसका करेक्ट है, फॉर्मूला ही है, इसमें कुछ सॉल्व करने वाली बात नहीं है, सब फॉर्मूला ही है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शंकु के वक्र का क्षेत्रफल दे दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई पूछी है, तो फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, समान ऊंचाई वाले दो बेलन है, ठीक है, समान ऊंचाई वाले दो बेलन है, दो बेलनों का आयतन का अनुपात दे दिया 9:16, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात का क्या हो जाएगा आपका, कुछ नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल है 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 58 नंबर का आंसर हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। चलिए 59 नंबर कर रहा है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बोले तो इसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा 2:3, और 2:3 को फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो 4:9 हो जाए, जो कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसे सबसे ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 60 नंबर चलते हैं, करा किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 616 सेंटीमीटर, इसका व्यास पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला पे रखिएगा इसका मान, तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 14। दो संख्याओं का मौसा 27 है, लौसा आपका 162 है, एक संख्या इसमें से क्या है 54 है, दोनों संख्याओं गुणनफल उनके मौसा और लौसा मतलब LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है, तो उस हिसाब से इसमें आपका 81 आंसर सही है। अगले प्रश्न क्या है, तीन संख्या दिया हुआ है उसका HCF पूछ रहा है, देखिएगा तीनों में से कॉमन क्या है, केवल 3, तो सबसे आंसर इसका हो जाएगा 62, ठीक है, 62 क्या है सॉरी। अब चलिए इसमें क्या दे रहा है, कोई भी पूर्णांक है, नाम में पूर्णांक है, वो विषम पूर्णांक होगा, तो विषम पूर्णांक के लिए इसका रूप क्या होता है, +1 तो विषम में रहेगा ही रहेगा, और 6 से गुना करेंगे तब, ठीक है ना, क्योंकि 6 ही एक ऐसा अंक है जिससे वो अगर विषम या सम किसी में गुना करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो मिलने वाली संख्या हमको विषम ही मिलेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न
चलते हैं अगला प्रश्न क्या करा, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, खास नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे क्या है 22/7, 22/7 क्या है, पाई, पाई क्या होता है आपका परिमेय, अपरिमेय, सॉरी पाई परिमेय अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ 22/7 ही दे दिया है, p/q के रूप में ही दे दिया है, तो आप यहाँ अपरिमेय नहीं मारिएगा, क्या करिएगा, ये परिमेय है। एक बात ध्यान में रखिए, बहुत आदमी इसमें इसको अपरिमेय बोलेंगे, लेकिन नहीं, अपरिमेय क्या है, पाई है। पाई का रियल वैल्यू आपका 22/7 नहीं होता है, याद रखिएगा। ये हम लोग अंदाज पे लगभग लेकर चलते हैं कि हाँ 22/7 होता है इक्वेशन सॉल्व करने में, लेकिन 22/7 इसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से 22/7 दे दिए, तो ये क्या है, परिमेय है। परिमेय का नियम आप जानते हैं क्या होता है, p/q के रूप में हो और q जो है नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस हिसाब से ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये हो जाएगा परिमेय, इसको ध्यान से रखिए। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दिया हुआ, तो आसान है, द्विघात बोले तो 2 घात है तो 2 शून्यक होगा, रैखिक होता तो 1 और त्रिघात होता तो 3। चलिए कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होने का मतलब क्या है, जो 100 बट्टा में नहीं हो, नीचे नहीं हो तो बट्टा में नहीं है, सी इसका ऑप्शन है, बाकी सब बहुपद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, px इज इक्वल टू qx इंटू जी एक्स, पी एक्स की घात 7 है और जी एक्स की घात 3 है, तो qx यहाँ पे है, तो qx को बट्टा में ले जाइएगा, इधर से लीजिएगा बट्टा में, तो 7/3 हो जाएगा, पावर सॉरी 7/3 नहीं होगा, मतलब बट्टा में हो जाएगा, तो पावर घट जाता है, जब बट्टा में जाता है तो पावर क्या होता है, घटा देता है, तो पावर घटाएंगे तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 7 - 3, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा, बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ है -2, -2 शून्यक का मतलब कि x इक्वल टू -2, -2 की इस साइड लाएंगे तो ये इसका एक गुणनखंड निकल जाएगा, मतलब x + 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x² - 4x + 1 के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इनके अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको मालूम क्या होता है, c/a, तो c इक्वल टू कितना है 1 और a कितना है 1, 1/1 इक्वल टू कितना होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा b, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किए गए किस मान के लिए द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसका मूल समान होंगे, मूल समान बोले तो डी का मान क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, तभी जाके मूल समान होंगे। तो सबसे इसमें रखिएगा फॉर्मूले में सबका मान, तो यहाँ पे की का मान क्या होना चाहिए, +-4, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x - y के मान 6 दिया हुआ है और x² + y² का मान 30 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है x × y, तो उस हिसाब से आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, तो x² + y² -2xy इज इक्वल टू 36 हो जाता। अब यहाँ पर रखते हैं आप x² + y² का मान 30 और इसको उधर ले जाते हैं, तो घट के क्या होता 6, 36 में से 30 घटता 6 और -2 से भाग देते तो कितना होता आपको, तो चलिए 6 में -2 से भाग दो -30 का आंसर आता, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, 72 का डी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, मूल होंगे, इसको निकालने के लिए दे रहा, मूल निकालने के लिए सिंपल इसका है, इसका फॉर्मूला से निकाल लीजिए, फिर इस गुणनखंड करके निकाल लीजिए, जो आपको आसान लगे वो कर लेते हैं। 73 का ये अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्या, मूलों की प्रकृति पूछा है, मूल वास्तविक होंगे कि ऋणात्मक, मूल की प्रकृति निकालने के लिए आप जानते होंगे क्या फॉर्मूला होंगे, b² - 4ac, है ना। ये विवेचक का फॉर्मूला है या डी का फॉर्मूला जो भी बोलिए, तो उस हिसाब से इसमें रखिएगा, तो काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक बोले तो वास्तविक नहीं, अवास्तविक, यहाँ पर काल्पनिक नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, अवास्तविक, ठीक है ना। कितने बच्चे इनमें से कोई नहीं मार के आए होंगे, तो ध्यान से रहिएगा, भाषा पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर ये 2 समूह वाला समांतर श्रेणी नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें बोला सारो अंतर क्या है, तो सारो अंतर के लिए जो भी n के इंटू में होता है वो सारो अंतर हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
रहा है 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, मतलब कि टी एन आपको दे दिया है 0 और एन का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला में एन का मान रखिएगा तो आता है 8। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला चलिएगा क्या है, 78 नंबर पूछा है इसका चौथा, मतलब कि ठीक इसके बाद वाला पद पूछ रहा है ना। ये देखिएगा, इसको रूट से सबको बाहर निकालिएगा तो रूट देखिए √7 है, कॉमा 2√7 है, कॉमा 3√7 है, तो अगला पद क्या हो जाएगा 4√7। 4√7, अब 4 को अंदर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक ना, और 16 को 7 से गुना कर दिए तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन 79 क्या करता है, दे दिया है इसका समांतर श्रेणी का 3 गो पद दिया है 2/3, a, 0। सर्वांतर पूछ रहा है, सर्वांतर मतलब निकाल के आप सर्वांतर के बराबर कर दीजिए, 2 - a = a - 2/3, उस हिसाब से a का मान आपका निकल जाता। तो 79 का आंसर क्या होता है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए हमारे पास बस इतने ही क्वेश्चन थे 79, और अगले पार्ट में अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। और एक और बात, इतने तक में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके हमको बताइएगा। और एक और बात, जितने भी अगर किसी का कम हुआ हो किसी का ज़्यादा हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अगले एग्जाम पर अपना फोकस कीजिए। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने